23 मई तिब्बत के इतिहास का ऐसा दिन जिसे हर तिब्बतवासी अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंकना चाहता है। इसी दिन चीन ने तिब्बत को एक ऐसी चोट दी थी जो शायद कभी नहीं भर पाएगी। भारत, नेपाल, भूटान, ताइवान के अलावा तिब्बत के साथ भी चीन का गहरा और पुराना विवाद रहा है। चीन ने तिब्बत के साथ भी तमाम छल और चालबाजियां अपनाई हैं। वहीं तिब्बत का इतिहास भी परेशानी और अत्याचारों से भरा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों 23 मई तिब्बत के लिए काला दिन है। क्यों तिब्बत पर कब्जा किया चीन ने, कैसे तिब्बत बना चीन का निवाला। जानिए सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। 13वें दलाई लामा ने 1913 में तिब्बत के कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि हम एक छोटे, धार्मिक और इंडिपेंडेंट राष्ट्र हैं। लेकिन 40 साल बाद चीन ने ना तो इन शब्दों का कोई मोल रखा और ना ही इंटरनेशनल लॉ का। आपको बता दें कि तिब्बत चीन के दक्षिण पश्चिम में मौजूद है और इसकी सीमाएं भारत, नेपाल, म्यांमार और भूटान की सीमा से लगती हैं। हालांकि अब यह गुजरे दौर की बात है। आप कह सकते हैं कि 1960 के दौर से पहले ऐसा ही था, जब तक चीन ने इस पर कब्जा नहीं किया था। तिब्बत के 3 मूल प्रांत यानी कि प्रोविंस यूत्सांग, खाम और एंदो है। इन क्षेत्रों के सभी लोग खुद को तिब्बती मानते हैं। हालांकि सभी की अपनी पहचान और अलग बोली है। वैसा ही जैसे भारत में ओडिशा, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि राज्यों की है। चीन के कब्जे में आने के बाद तिब्बत के प्रांतों को अजीब तरीके से बांट दिया गया। उन्हें नया नाम दिया गया, चीनी प्रांतों में शामिल कर दिया गया। जब चीनी तिब्बत का रेफरेंस देता है तो इसका मतलब तिब्बत ऑटोनोमस रीजन या टार होता है, जिसमें सिर्फ यूत्सांग और खाम का हिस्सा शामिल होता है। बाकी खाम को सिचुआन और यूनान चीनी प्रांतों में बांट दिया गया है। अम्दो को गांसू, सिचुआन और किंघई प्रांतों में बांटा गया है। हम आपको बता देते हैं कि तिब्बत जब अस्तित्व में था तब जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश था। एक राष्ट्र के रूप में तिब्बत की रिच हिस्ट्री रही है। ये सदियों से चीन के साथ साथ मौजूद है। 800 सालों से भी ज्यादा वक्त तक उसका अपना भूगोल, इतिहास और राजशाही रही है। 1950 में नए चीनी कम्युनिस्ट शासन ने फैसला लिया कि तिब्बत को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बनाया जाए और इसके बाद देश पर हमले शुरू किए गए। चीन में कम्युनिस्ट शासन आने के बाद से ही उसकी मंशा विस्तारवाद यानी कि एक्सपेंशनिज्म की रही है। 1 जनवरी 1950 को पहली बार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने तिब्बती रीजन पर अपनी सोवरेनिटी का दावा किया था। इसके बाद पीआरसी और तिब्बती रीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स ने भारत के कालिम्पोंग में बातचीत की। बातचीत में प्रक्रिया 7 मार्च 1950 को शुरू हुई। ये वो वक्त था जब दुनिया कोरिया की घटनाओं में व्यस्त थी और चीनी कम्युनिस्ट शासन महीनों से तिब्बत को साथ मिलाने के अपने इरादे की घोषणा कर रहा था। चीनी सरकार ने मांग की कि तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स 16 सितंबर 1950 तक बीजिंग पहुंच जाएं, लेकिन तिब्बती अथॉरिटीज ने इसे नजरअंदाज कर दिया। फिर क्या था, 7 अक्टूबर 1950 को पीआरसी सैनिकों ने तिब्बत रीजन में एंटर किया और 19 अक्टूबर 1950 को कामदो शहर पर कब्जा कर लिया। तिब्बती अधिकारियों ने भारत से मिलिट्री हेल्प भी मांगी। 11 नवंबर 1950 को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा इस मामले को संयुक्त राष्ट्र ले गए। 18 नवंबर 1950 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने तिब्बती रीजन पर चीनी हमले की निंदा की, लेकिन सिर्फ निंदा से चीन कहां पीछे हटने वाला था। 19 दिसंबर 1950 को दलाई लामा ने लहासा छोड़ दिया और तिब्बत भारत सीमा पर मौजूद यांदोंग शहर आ गए। 23 मई 1950 को बीजिंग में चीनी और तिब्बती रिप्रेजेंटेटिव्स ने तिब्बत में शांतिपूर्ण हालात कायम करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। गनीमत ये थी कि इससे दलाई लामा को तिब्बत के इंटरनेशनल अफेयर्स को कंट्रोल करने का राइट मिल गया था। तिब्बत पर कब्जा करने से चीन को उसके रिच नेचुरल रिसोर्सेज तक पहुंच मिली और भारत के साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमा पर वो सैनिकों की तैनाती भी कर सका। 40,000 चीनी सैनिकों ने जब तिब्बत पर कब्जा किया तब तिब्बत के राजनीतिक सिस्टम और तिब्बती बौद्ध धर्म को प्रिजर्व रखने के लिए उसे चीन का शासन स्वीकार करना पड़ा। अलग अलग अनुमानों ने सैनिकों की संख्या 40,000 से 80,000 बताई गई, लेकिन सच ये है कि वो तिब्बत के सैनिकों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। अब देखिए दोस्तों, समझौते के बाद 17 अगस्त 1951 को दलाई लामा लहासा लौट आए, लेकिन जो तिब्बती सालों से आजाद थे उन्हें चीन की सख्ती और शासन रास नहीं आया। मई 1956 में तिब्बतियों ने ईस्टर्न तिब्बत में पीआरसी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 21 जुलाई 1956 से कमदो क्षेत्र में एक नया विद्रोह शुरू हुआ। किमाई गोंगबो ने पीआरसी सरकार के खिलाफ विद्रोह को लीड किया था।
इसी बीच नवंबर 1956 से फरवरी 1957 तक दलाई लामा ने भारत की ऑफिशियल विजिट की और अमेरिकी सरकार ने दिसंबर 1956 में तिब्बती विद्रोहियों को मिलिट्री हेल्प देनी शुरू कर दी। 18 दिसंबर 1956 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक रेजोल्यूशन को मंजूरी दी। इसी बीच खंबा आदिवासियों ने अगस्त 1958 से पूर्वी तिब्बत में चीनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तिब्बतियों ने 10 मार्च 1959 को लहासा में पीआरसी सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और इसी विद्रोह को बढ़ता देख दलाई लामा 17 मार्च 1959 में फिर से लहासा चले गए थे। 19 मार्च 1959 को तिब्बती विद्रोहियों ने चीनी सरकार के ऑफिशियल्स पर हमले शुरू कर दिए। इसके जवाब में चीनी सैनिकों ने 20 मार्च 1959 को तिब्बतियों पर हमला बोला। चीनी सैनिकों ने 25 मार्च 1959 को लहासा पर कब्जा किया और इस हमले का नतीजा ये हुआ कि लगभग 2000 तिब्बती विद्रोही मारे गए। अब देखिए दोस्तों, चीनी सरकार ने 28 मार्च 1959 को दलाई लामा के नेतृत्व वाली तिब्बती सरकार को भंग कर दिया और पंचेन लामा ने 5 अप्रैल 1959 को तिब्बती सरकार का कंट्रोल ले लिया। 30 मार्च 1959 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बती विद्रोहियों का समर्थन जताया था और 31 मार्च 1959 को दलाई लामा और कुछ 80 सपोर्टर्स भारत में शरण के लिए पहुंचे। लगभग 87,000 तिब्बती और 2,000 चीनी सरकारी सैनिक मारे गए और संघर्ष के दौरान लगभग 1 लाख तिब्बती शरणार्थी बनकर भारत, नेपाल और भूटान पहुंचे। पीआरसी ने तिब्बत में मठों पर ताले जड़ दिए। इस एरिया में चीनी कानून और प्रथा लागू कर दी गई थी। तिब्बत के 6,000 धार्मिक मठों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों में से 99% से ज्यादा को लूट लिया गया या नष्ट कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सैकड़ों हजारों पवित्र बौद्ध ग्रंथ नष्ट हो गए। अब ये हालात देखने के बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 26 जुलाई 1959 को भारत के पुरुषोत्तम त्रिकम दास की चेयरमैनशिप में 7 सदस्यीय, जिसमें बर्मा, सीलोन, घाना, भारत, मलाया, नॉर्वे, सियाम शामिल थे, के साथ जांच आयोग बनाया और 9 सितंबर 1959 को दलाई लामा फिर इस मामले को यूएन महासचिव के पास ले गए थे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 अक्टूबर 1959 को तिब्बत में ह्यूमन राइट्स के लिए चीन के बर्ताव की निंदा की थी। 1960 और 1962 के बीच इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से हुए अकाल में लगभग 3,40,000 तिब्बतियों की मौत हो गई थी और 9 सितंबर 1965 को चीनी सरकार ने तिब्बतियन ऑटोनोमस रीजन की स्थापना की थी। 1974 में पीआरसी सरकार ने तिब्बत पर अपना रिप्रेशन खत्म कर दिया और उन तिब्बतियों को माफी दे दी जिन्हें पहले कैद किया गया था। इसी बीच अमेरिका की CIA ने 1979 में तिब्बती विद्रोहियों को दी जाने वाली मिलिट्री हेल्प रोक दी थी। निर्वासित तिब्बती सरकार ने अगस्त 1979 से जुलाई 1980 तक तिब्बत में 3 फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजे और 24 अप्रैल 1982 को बीजिंग में पीआरसी सरकार के साथ निर्वासित तिब्बती सरकार ने पहले दौर की टॉक शुरू की। 19 अक्टूबर 1984 को टॉक का दूसरा दौर शुरू हुआ और 1 अक्टूबर 1986 को लासा में प्रदर्शनों के दौरान 6 तिब्बती मारे गए और प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए लगभग 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तिब्बतियों और सरकारी पुलिस के बीच कई दिनों तक संघर्ष के बाद 8 मार्च 1989 को पीआरसी सरकार ने मार्शल लॉ लागू किया और लासा में 2000 सैनिकों को तैनात किया गया और संघर्ष के दौरान लगभग 400 लोग मारे गए थे। तिब्बतियों ने 27 सितंबर 1989 को लासा में पीआरसी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। पीआरसी सरकार ने 1 मई 1990 को लासा में मार्शल लॉ हटा लिया। चीनी सरकार की पुलिस ने 7 से 14 मई 1996 को लासा के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान कई तिब्बतियों को गोली मार दी और घायल कर दिया था। 20 मई 1996 को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तिब्बती प्रदर्शनकारियों के हिंसक दमन के लिए सरकार की निंदा की और यूरोपीय संघ की संसद ने 23 मई 1996 को तिब्बतियों के दमन के लिए चीन की निंदा की थी। यूरोपीय संघ की संसद ने 13 मार्च 1997 को तिब्बतियों के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए चीन की निंदा की थी। यूरोपीय संघ की संसद ने 14 मई 1998 को चीनी सरकार और दलाई लामा के बीच शांतिपूर्ण वार्ता की अपील की, जिसमें दलाई लामा के विशेष दूत ने 9 सितंबर 2002 से 1 जुलाई 2005 तक पीआरसी सरकार के साथ 4 दौर की वार्ता की और दलाई लामा के प्रतिनिधियों ने 16 फरवरी 2006 को पीआरसी सरकार के अधिकारियों के साथ 5वें दौर की बातचीत शुरू की। 14 से 16 मार्च 2008 को तिब्बतियों ने लहासा और दूसरे चीनी प्रांतों में चीनी सरकार के शासन के खिलाफ फिर दंगे किए थे।
पुलिस की कार्यवाही में 19 लोगों की मौत हुई। दोस्तों, चीन और तिब्बत का संघर्ष बेनतीजा है। भले ही तिब्बत की आजादी की मुहिम दुनिया भर में चल रही है, लेकिन भविष्य में इसका कोई ठोस नतीजा निकलेगा ऐसा कहा नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।